नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे ज्यादा एमएम अप्रोच के अंडर जो फेमस हुआ है कंसेप्ट, वो लिवर्ड फर्म का एंड अनलिवर्ड फर्म का कंसेप्ट फेमस हुआ है, जिसके अंडर उन्होंने फॉर्मूले दिए थे कि अनलिवर्ड फर्म अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है EBIT मल्टीप्लाई बाय द टैक्स डिडक्शन अपॉन द कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट. When you have the unlevered firm value, you can calculate the value of the levered firm by two formulas. One is this. Unlevered firm में present value of interest tax जो पे किया जा रहा है वो प्लस कर दो, या अनलिवर्ड फर्म में डेप्ट पे जो टैक्स आप काट रहे हो, तो हम इंटरेस्ट टैक्स शील्ड के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और टैक्स रेट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है उसके बेस पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये नीचे इलस्ट्रेशन 12 से आपको फॉर्मुलाज क्लियर हो जाएंगे. There are two companies, P and R, but the former does not use debt in its capital structure. P ने debt use नहीं करा, that means we assume कि उन्होंने सारा equity use करा है, while the later R ने 6 लाख रुपीस के 15% पे debt issue कर रखा है. Assume करा है कि assumption है, corporate tax 50% है, earnings उनकी 2 लाख है, और equity capitalization of the unlevered company is 20%. What is the value of the firm? See, आपको unlevered company की परसेंटेज दी हुई है, इसका मतलब हमने VL कैलकुलेट करना है, क्योंकि assumption है, assumption में ही ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म एंड वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड कंपनी. तो हमें इस वर्ड से पता लग गया कि हमने अप्रोच लगानी है. तो फॉर्मूला क्या है अनलिवर्ड फर्म का? EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. EBIT आपको 2 लाख दिया है, 1 माइनस टैक्स रेट आपको 50% दिया है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को कहते हैं, वो आपको 20% यानी 0.20 दिया है. तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म आ गया. अब हमारे पास टैक्स रेट है, तो बेटर है ये वाला फॉर्मूला लगा दो. इंटरेस्ट टैक्स शील्ड नहीं दिया हुआ, तो 5 लाख प्लस डेप्ट है हमारा 6 लाख का, ये रहा डेप्ट 6 लाख का है, उस पे जो टैक्स लगा 50%. हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म आ जाता है. लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट. हमारा जो फॉर्मूला है ये ओवरऑल कॉस्ट, राइट, KO. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट KO एज इट इज नहीं दी, हमें सिर्फ बताया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है. तो ये अज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस कि सिर्फ इक्विटी ही अगर इशू हुई है तो उस इक्विटी को इशू करने का जो टोटल खर्चा है दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट, इसीलिए यहाँ पे KE ले लिया है. अदरवाइज अगर हमें KO हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने पहले करा हुआ है KE प्लस KD यानी डेप्ट की कॉस्ट, जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो वी अज्यूम KE इज इक्वल टू KO. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए वी शुड बी क्लियर विद द वर्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस किसे कहते हैं. द फर्म्स इनएबिलिटी टू पे ऑफ इट्स डिबेंचर होल्डर्स मे लीड टू इंसॉल्वेंसी, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. वी ऑल नो कि एक कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को जैसे मर्जी पे करें, लेकिन पे करना होता है. लेकिन अगर एक फर्म इतनी स्ट्रेस में है कि उनके पास सोर्स ही नहीं है कि डिबेंचर होल्डर्स को भी कैसे पे करें, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में वो चले गए हैं, उसको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहते हैं. दस द इंक्रीज इन डेब्ट एंड बिजनेस रिस्क द फर्म इज मोर प्रोन टू फाइनेंशियल रिस्क. इसीलिए कहते हैं ज्यादा डेब्ट भी अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा हो गया तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की स्टेज हो जाएगी. लेकिन अगर इक्विटी ज्यादा होते तो वो लॉस इक्विटी होल्डर्स ने बेयर करना था. अब टेंशन क्या है, पब्लिक में डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है. इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, नॉन यूजेज ऑफ एसेट्स, डिटोरेशन की स्टेज में, लीगल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कोर्ट में मैटर जा सकता है. तो ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को अराइज करती है. इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ द पार्टीज. लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, लोगों ने केस कर दिया है, केस को फेस करने के लिए हमें लॉयर के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो कितने ही ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विद द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. सो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लीड्स टू रिडक्शन इन द फर्म वैल्यू, और मार्केट में उस फर्म के शेयर के दाम जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं. इसीलिए व्हेन वी से value of the levered firm is equal to value of unlevered firm plus
ये तो फॉर्मूला ही दे दिया, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी को ध्यान में रखनी है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो जब वो लिवर्ड फर्म कैलकुलेट करेंगे तो उनको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन ना आए, वो डिडक्ट होना जरूरी है। ये सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए ये अलग लिखा है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है। दे आर एक्सप्लेनिंग कि कंपनी ने इस तरह से वर्क करना है दैट अ फर्म डू नॉट फेसेस दिस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन कब अराइज होगी, ये उन्होंने एक्सप्लेन करा है। अनलिवर्ड फर्म अगर ज्यादा डेट रेज करती है, इंटरेस्ट टैक्स ज्यादा पे अनाउंस करती है, यानी उन्होंने बैंक लोन एंड डिबेंचर ज्यादा रेज करे हैं, तो दे विल लीड टू लिवर्ड फर्म, यानी ये आ जाएगा लिवर्ड फर्म। दिस विल लीड टू लिवर्ड फर्म, इसीलिए यहाँ पे ये चीज, ये एरिया लिखा है वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। लेकिन अगर इस लेवल से भी, इस कांस्टेंट लेवल से भी बियॉन्ड चला जाएगा, उन्होंने एक्सेस डेप्ट रेज कर लिया, एक्सेस डिबेंचर्स, एक्सेस बैंक लोन ले लिया, तो उनको ये सिचुएशन बढ़ के, इधर से ये सिचुएशन बढ़ के कौन सी सिचुएशन में वो चले जाएंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, जहां पे क्या होगा, ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि डिबेंचर होल्डर्स को पे करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो ये सिचुएशन कंपनी हमेशा ट्राई करेगी कि वो डिडक्ट कर ले। देयर इज नो सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इफ दे प्लान दिस सिचुएशन, वी यू एंड वी एल।